स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 9 जिसका नाम है शांति। और इस चैप्टर के हम दो पार्ट बनाएंगे। ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम जानेंगे शांति के अर्थ के बारे में और हिंसा के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शांति और राज्य सत्ता के बारे में। ये 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए ना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि चैप्टर का नाम है शांति, तो चैप्टर का जो नाम है इसका अर्थ क्या है, यानी कि बेसिकली शांति का क्या अर्थ है, ये हम जानेंगे सबसे पहले। तो देखिए, पहले तो मैं इसे अंडरलाइन करते हैं। ये है आज की इस चैप्टर का हमारा टॉपिक फर्स्ट, जिसका नाम है शांति का अर्थ। देखिए, सामान्यतः शांति का अर्थ युद्ध ना होने से लिया गया है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जहाँ युद्ध नहीं होगा वहाँ पे शांति होती है। अर्थात इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि दो देशों के बीच हथियारों के साथ आमना सामना होना युद्ध कहलाता है। यानी कि जब दो देशों के बीच हथियारों का आमना सामना होता है तो युद्ध कहलाता है। अगर वहाँ पे ये युद्ध नहीं होता तो वहाँ पे शांति कहलाती है। लेकिन रवांडा और बोस्निया में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन वहाँ पे शांति का होता है। यानी कि जो दो देश थे, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हथियारों के साथ इनका आमना सामना होना था, लेकिन फिर भी वहाँ पे शांति का अभाव था। अब शांति का अर्थ आगे जाके विभिन्न स्वरूपों में बंट जाएगा। वो कैसे होगा अभी हम जानेंगे। शांति को हम हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देख सकते हैं। यानी कि शांति को हम संघर्ष न होना की स्थिति समझ सकते हैं। जाति, वर्ग, लिंग, उपनिवेशवादी, सांप्रदायिकता, किसी भी प्रकार का संघर्ष न होना। यानी कि जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे या उपनिवेशवाद के आधार पे किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता का ना होना ही शांति कहलाता है। यह है शांति का अर्थ। अब बात करते हैं कि हिंसा के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए, संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न स्वरूप। हिंसा के स्वरूप जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं अहिंसा का तात्पर्य क्या है। अहिंसा का तात्पर्य पृथ्वी पर किसी भी चीज़ को विचार, शब्द, कर्म से घायल नहीं करना है। लेकिन कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए बल का उपयोग करना आवश्यक होता है, लेकिन युद्ध केवल अंतिम उपाय होना चाहिए। देखिए, अहिंसा का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर किसी भी जीव को किसी भी विचार से या शब्द से कम से घायल नहीं करना चाहिए। ये अहिंसा, यानी कि किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा एक जीव के द्वारा दूसरे जीव पर किसी भी प्रकार से उसे हानि ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस अहिंसा को बनाए रखने के लिए हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है, और इसका सबसे लास्ट उपाय होता है वो होता है युद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं हिंसा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। तो हिंसा के विभिन्न स्वरूपों में सबसे पहले आते हैं जातीय दंगे, यानी कि जो जातीय आधारित दंगे होते हैं उसके बारे में। देखिए, भारत में छुआछूत की समाप्ति के साथ ही जाति प्रथा से जुड़े बहुत से विशेष अधिकार एक दो करके लुप्त होते गए। बाद में जमींदारी उन्मूलन किए जाने से मंझोली जातियों के किसान भी इतने सब हो गए कि वे जो पहले दबंग जातियाँ होती थी उनके नेतृत्व को चुनौती देने लगे। यानी कि भारत में जो छुआछूत थी उसकी समाप्ति के बाद जो जाति प्रथा से जुड़े हुए कुछ विशेष अधिकार हुआ करते थे, उन अधिकारों को भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे चल के जमींदारी जो थी वो उभरी और उस जमींदारी को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो किसान छोटे मोटे किसान थे और उन्हें इस बारे में जब ज्ञान हो गया, अपनी एकता के बारे में, किसान यूनियन के बारे में जब उन्हें ज्ञान हो गया, तब उन्होंने ये जो बड़ी मंझोली जातियाँ या जमींदार हुआ करते थे उनको इन्होंने चुनौती देना स्टार्ट कर दिया। तो जातीय आधार पे ये दंगे शुरू हुए थे। तो ये जातीय हिंसा होती है। बात करते हैं नस्लवाद की। नस्लवाद के मूल में यह भावना रही है कि कुछ जातियां या नस्लें प्रकृति से ही श्रेष्ठ हैं। यानी कि नस्लवाद की ये जो हिंसा होती है, इस हिंसा में लोग ये कहते हैं कि हमारी जाति ही जो है वो सबसे प्राकृतिक और सबसे ऊपर मानी जाती है, और उन्हें अन्य नस्लों को दबाकर रखने का पूरा अधिकार है। वे कहते हैं हमारी जाति सबसे ऊपर है और हमारी जो नस्ल है वो सबसे ऊपर है, और हम किसी भी जाति को दबाकर रख सकते हैं। नस्लवाद जर्मनी में नाजीवाद और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति से प्रकट हुआ। नस्लवाद का उदाहरण है जर्मनी में नाजीवाद और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति से प्रकट हुआ था। ठीक है, फिर आती है आपकी लिंग आधारित अहिंसा।
ये अहिंसा क्या होती है कि पूरे विश्व में विशेष करके मुस्लिम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विश्व समुदाय के समक्ष एक महाभीषण सर्वनाश के रूप में सामने आया है। यानी कि पूरे विश्व में जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है, वो विश्व समुदाय के मंच पर एक सर्वनाश के रूप में सामने आई है। क्यों? पहले तो उन्हें मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी और ये 3 तलाक का जो सिस्टम था वो था। इसी वजह से जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं थीं, वो वैश्विक स्तर पर जो उनका जो विनाश हो रहा था, उनकी जो समाज में कुरीतियाँ जो फैली हुई थी, उनको लेके वैश्विक मंच पर ये बात उठाई गई थी। तो ऐसे में जो महिलाएं होती हैं वो भी हिंसा करना शुरू कर देती हैं। तो ये होती है लिंग आधारित हिंसा। ठीक है, फिर बात करते हैं जातिगत व्यवस्था पर आधारित हिंसा और पितृसत्ता के आधार पर हिंसा। तो देखिए, जातिगत व्यवस्था पर आधारित हिंसा क्या होती है? कुछ खास समूहों व जातियों को अस्पृश्य मानकर व्यवहार करना, जिसे कानून बनाकर संविधान के आधार पर समाप्त करने का प्रयास किया गया है। यानी कि इस अहिंसा के अंतर्गत जो कुछ बड़ी बड़ी जातियाँ होती हैं, वो छोटी जातियाँ हो गई, ठीक है, विकलांग लोग हो गए, गरीब लोग हो गए। तो ऐसी जातियों के ऐसे लोगों को वो अस्पृश्य मानते हैं। यानी कि ये मानते हैं कि उन्हें देख लेंगे, उन्हें छू लेंगे तो हमारा दिन खराब हो जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे में उनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, जो कि उन लोगों के द्वारा नहीं सहा जाता है। तो ऐसे इन जातिगत हिंसा को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत और 17 के अंतर्गत एक कानून का अधिकार और एक छुआछूत की समाप्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं पितृसत्ता के आधार पर आधारित हिंसा। ये क्या होती है? ऐसे समाजों में स्त्रियों को अधीन बनाकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यानी कि ऐसे समाजों में स्त्रियों को अधीन माना जाता है, स्त्रियों को कमज़ोर माना जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कैसे? कन्या भ्रूण हत्या, अपर्याप्त पोषण, दहेज आदि के रूप में इसके परिणोद देखे जा सकते हैं। यानी कि पहले तो समाज में स्त्रियों को हीन समझा जाता है, ठीक है, उन्हें कमज़ोर समझा जाता है, उन्हें बस भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि गैर कानूनी तरीके से अगर उसका पति जो है वो लिंग परीक्षण करवा लेता है और उसे पता चलता है कि पेट में कन्या है, तो उसे मरवा देते हैं। तो ऐसे में भ्रूण हत्या, और जब उन्हें सही से पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा भी कुपोषित होगा। दहेज को लेके ऐसी जो पितृसत्ता के आधार पे दहेज को लेके, ठीक है, अपर्याप्त पोषण को लेके ये जितनी भी अहिंसाएँ होती हैं, ये सारी पितृसत्ता के आधार पे अहिंसा नहीं, हिंसाएं होती हैं, वो पितृसत्ता के आधार पे हिंसा मानी जाती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि क्या हिंसा की समाप्ति हो सकती है और क्या हिंसा शांति को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए, हिंसा की समाप्ति कैसे होती है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ के अनुसार, चूँकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव को भी लोगों के दिमाग में ही रचे जानी चाहिए। यानी कि हिंसा की समाप्ति में सबसे बड़ा कदम तो ये होता है कि देखिए, सबसे पहले तो जो यूनिसेफ है उसने कहा है कि जो युद्ध है उसकी कल्पना सबसे पहले मनुष्य के दिमाग में उठती है। अगर मनुष्य के दिमाग को ही हम शांत रखें और उसके दिमाग में ये भाव आने ही ना दें युद्ध का, तो हिंसा की हम समाप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? अभी जो हिंसा की समाप्ति है इसको हम आगे जानेंगे पूरी डिटेल में। फिर देखिए, क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? देखिए, यूँ तो हिंसा अपने पीछे मौत एवं बर्बादी की श्रृंखला छोड़ जाती है। यानी कि जब हिंसा होती है तो मौत, बर्बादी, जान माल की हानि, ये सब होता ही है। परंतु फिर भी योजनाबद्ध तरीके से सहायक होता है। यानी कि फिर भी एक योजनाबद्ध जो तरीका होता है वो इसको मतलब कि ये जो विनाश होता है, विध्वंस होता है, उसे कम कर सकता है। जैसे गांधी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला आदि के उदाहरण दिए जा सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो थे जिन्होंने समाज को, देश को आगे बढ़ाया है, ठीक है, अच्छा किया देश को आज़ाद कराया, ऐसे लोग जो हैं वो अगर चाहें तो शांति को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसे लोगों की कहानियाँ सुना के लोगों को जागरूक करके हम शांति को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हिंसा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा शांति और राज्य सत्ता। दूसरा नहीं, तीसरा टॉपिक है शांति और राज्य सत्ता। आई होप 2 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, ये टॉपिक क्या कहता है। देखिए, हर राज्य अपने को पूर्णता एवं सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। शांति के लिए उस स्वयं को बृहत्तर मानवता के रूप में देखना होगा।
यानी कि हर राज्य जो है वो अपने आप को सबसे सर्वोच्च मानता है और कहता है कि हमें ज़्यादा अधिकार देने चाहिए, तभी हम अपने राज्य में शांति स्थापित कर पाएंगे। नागरिकों पर बल प्रयोग को रोकना लोकतंत्र शासन प्रणाली के द्वारा ही संभव है। यानी कि राज्य अगर नागरिकों के ऊपर अपना बल प्रयोग करता है या कानून अपना बल प्रयोग करता है, तो लोकतंत्र या शासन प्रणाली के द्वारा इसे संभव बनाया जा सकता है, मतलब इसे रोका जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि हमारे समाज में सुव्यवस्था और सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक शक्ति तंत्र की आवश्यकता है, जिसे राज्य कहते हैं। यानी कि समाज में सुव्यवस्था और सामंजस्य, तालमेल, भाईचारा बिठाने के लिए एक हमें शक्ति तंत्र और शांति तंत्र की आवश्यकता है, जिसे राज्य कहते हैं। आधुनिक राज्य अनेक कार्य करते हैं। हमारे जो अभी के राज्य हैं वो अनेक कार्य करते हैं। जैसे राज्य नागरिकों के जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में लोगों को राहत प्रदान करते हैं, विदेशी आक्रमणों के दौरान नागरिकों की जान माल की हानि और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करते हैं, तथा कला और विज्ञान के प्रगति व लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उचित अवसर जुटाते हैं और उन्हें प्रदान करते हैं और उनकी योग्यता को विस्तार करते हैं, उनके भविष्य को सुधारते हैं। तो राज्य को हम एक शक्ति तंत्र के रूप में, एक शांति तंत्र के रूप में देख सकते हैं नागरिकों के लिए और एक देश के लिए। ठीक है, तो ये था। फिर हम बात करते हैं कि शांति कायम करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो शांति कायम करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से पहला देखिए यहाँ पे है शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। ये हमारा पॉइंट है। अब देखिए पहला पॉइंट, प्रथम तरीका है राष्ट्रों को केंद्रीय संस्थान प्रदान करता है। राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान प्रदान करता है, उनकी संप्रभुता का सम्मान करता है, उनके बीच प्रतिद्वंद्विता के जीवंत सत्य मानता है। यानी कि जो एक देश की सरकार है, एक राज्य स्तर पे, एक केंद्रीय स्तर पे है, ऐसे में एक पूरे देश पर और राज्य पर अगर शांति स्थापित करनी है तो पूरे देश और राज्य स्तर पर हमें सरकार को बांटना होगा, जिला स्तर पे भी और गांव स्तर पे सरकार को बांट के ही हम जो मामले होते हैं, जो छोटे मोटे लफड़े होते हैं, उनको हम शांत कर सकते हैं। ठीक है, फिर है उसकी प्रमुखता प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका का शमन सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने की होती है। यानी कि जब हम सत्ता का संतुलन यूं ही बनाए रखेंगे जिससे कि विरोध नहीं होगा, तो इसमें हम शांति को कायम कर सकते हैं। कहा जाता है वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था। यानी कि जिस संतुलन की हम बात करें, ऐसा एक संतुलन जो है 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए सत्ता संघर्षों में गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया था। यानी कि 19वीं सदी में ये जो तरीका था वो प्रचलित था। उदाहरण के लिए जो यूरोप देश थे वहाँ पे आक्रमण होने जा रहा था, तो ऐसे में उन आक्रमणों को रोकने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए उन्हें सत्ता के साथ में गठबंधन किया और इन युद्धों को रोक पाया और शांति को कायम कर पाया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रथम तरीका कि सत्ता में जो लोग हैं उनके साथ गठबंधन बना के शांति को बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। वो क्या है, देखिए दूसरा तरीका भी राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को स्वीकार करता है, लेकिन इसका जो सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है, यह विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। यानी कि जो दूसरा तरीका है वो राष्ट्रों की दोस्ती पर निर्भर करता है। दोस्ती कैसी कि वे एक दूसरे के विकास में, उनके सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में एक दूसरे का अगर सहयोग करते हैं, तो ऐसे में वे दोनों देश में अगर एक देश पर या किसी दूसरे देश पर, मतलब जो दोनों दोस्त हैं उन पर किसी तीसरे देश के द्वारा हमला किया जाता है, तो ऐसे में दोनों जो दोस्त हैं, जो दोनों देश हैं, वो आपस में खड़े होकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ऐसे में उन देशों में तो शांति स्थापित होगी, साथ ही साथ वो तीसरा जो देश है उसमें शांति स्थापित हो सकती है। ठीक है, अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहित करेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे, जिसमें शांति की अच्छी संभावनाएं बनेंगी। यानी कि अगर सभी देश ये तरीका अपनाते हैं कि वे एक दूसरे के देश का सम्मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, उनके सामाजिक आर्थिक देश के विकास में सहयोग करें, तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर संघर्ष कम होंगे और शांति की बहुत सारी संभावनाएं बनेंगी और युद्ध तो होगा ही नहीं। ठीक है, इस पद्धति के पक्षकारों द्वारा अक्सर दिया जाने वाला एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के यूरोप का है, जो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर
बढ़ता गया। यानी कि जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जिस दूसरे तरीके की हम बात कर रहे हैं, ऐसा मौका, ऐसा उदाहरण एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप जो था उसको दिया गया था, जिसमें कि उनके आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, एक मिनट अंडरलाइन कर लेते हैं पहले। हाँ, देखिए तीसरा पॉइंट है, तीसरी पद्धति यह आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था को स्वीकार करती है। यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था को मनोचित्र बनाती है और वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानती है। वैसे तो समुदाय के बीच राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार बढ़ती आपसी अंतःक्रियाओं को संसदों में देखते हैं, जिससे बहुराष्ट्रीय निगम और जन आंदोलन जैसे विविध गैर सरकारी कर्ता सम्मिलित होते हैं। इस तरीके के प्रस्तावक और समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की बात चल रही प्रक्रिया राष्ट्रों को पहले से ही घट गई प्रधानता और संप्रभुता को और अधिक छीड़ कर रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व शांति स्थापित होने की परिस्थितियां बन रही हैं। यानी कि ये जो तीसरी पद्धति है, इसमें यह कहा गया है जब से वैश्वीकरण आया है तब से शांति स्थापित करना आसान हो गया। वैश्वीकरण से पहले ना तो एक देश दूसरे देश को अच्छे से जान सकता था, ठीक है, ना ही तो उनके जो कंपनियां थी उनके बारे में, उनकी सुरक्षा जो सीमाएं होती उनके बारे में, या और वहाँ के लोगों के बारे में नहीं जान सकता था। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया तब से एक देश दूसरे देश में जाके बसने लगे हैं, ठीक है, वहाँ पे कंपनियाँ खोलते हैं, व्यापार करते हैं। तो ऐसे में जब एक देश दूसरे देश में जाता है तो सिंपल सी बात है कि अगर वहाँ पे हिंसा हो भी रही होगी तो दूसरे देश के जो नागरिक हैं वो उन्हें समझा के वहाँ पे रोक लेंगे। तो ऐसे में ये जो शांति होती है उसे वहाँ पे कायम किया जा सकता है। तो ये है तीसरा तरीका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।